What is the fundamental frequency when the wave produced in the stressed string? 1 n is equal to 1 upon 2l under root of t upon m. What is small m? Mass per unit length. What is capital T? Tension the string. What is L? इसकी लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ, पूरी लेंथ तो आधी लेंथ। जहाँ पर वायर वाइब्रेट हो रहा है उतनी लेंथ, उसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द वायर। क्या बोलते हैं इसे? वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द वायर। लॉस ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना है लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। अब इस लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के अंदर हम लोग स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का यूज़ करेंगे, विच इज़ n इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस l अंडर रूट ऑफ t अपॉन m। अगर हम लोगों ने नंबर 1, इफ़ t एंड m आर कांस्टेंट, अगर इसे हम लोगों ने कांस्टेंट रखे तो क्या होगा? अगर टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ आर कांस्टेंट, then what is the relation between frequency and vibrating length? Which is in directly proportion। कैसे? कौन से proportion के अंदर होगा ये? n and l are inversely proportional relation, है ना? क्योंकि डिवाइड के अंदर है ना, तो कौन से proportion के अंदर रहेगा? इनवर्सली proportion के अंदर होगा। मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। मतलब n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन l या फिर n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ये क्वेश्चन हम लोग को मिलेगी। तो इससे हम लोग को ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि n1 l1 इज इक्वल टू n2 l2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर n की वैल्यू बढ़ेंगी तो l की कम होगी, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कॉन्स्टेंट रहेगा। n की वैल्यू कम होगी तो लेंथ बढ़ेंगी, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ये जो टर्म है इसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ लेंथ। क्या कहते हैं इसे? लॉ ऑफ लेंथ कहते हैं, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ क्या रहेंगी? एट अ कांस्टेंट टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ठीक है। Therefore n1 l1 is equal to n2 l2 is equal to constant, ठीक है। सेकेंड, अगर हम लोगों ने m और l को कांस्टेंट रखे, इफ मास पर यूनिट लेंथ एंड लेंथ आर कांस्टेंट, अगर ये दोनों कांस्टेंट हुए तो क्या होगा? इफ m एंड l आर कांस्टेंट देन व्हाट हैपन? कौन कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। देयरफॉर इससे इक्वेशन क्या बनेगी? n1 अपॉन अंडर रूट ऑफ t1 इज इक्वल टू n2 अपॉन अंडर रूट ऑफ t2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये वैल्यू कैसी रहेंगी? कॉन्स्टेंट रहेंगे, ठीक है, बाद में लिखना, पहले समझ लो। तो ये जो सेकंड है ये किससे रिलेटेड है? टेंशन से रिलेटेड है, जिसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ टेंशन। नंबर थर्ड, पहले हम लोगों ने क्या किया? टी और एम कांस्टेंट रखे, फिर एल एंड एम कांस्टेंट रखे। अब क्या करेंगे? एल और टी कांस्टेंट रखेंगे। तो इफ एल एंड टी आर कांस्टेंट देन व्हाट हैपन? n is inversely proportional to the square root of mass per unit length, ठीक है। तो n inversely proportional to the square root of mass per unit length, therefore we can write here n1 under root of m1 is equal to n2 under root of m2 is equal to constant। तो बेसिकली ये तीन लॉज अपने पास है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के। अगर पेपर में क्वेश्चन आए स्टेट द लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, तो क्वेश्चन आता स्टेट एनी टू लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, तो वो रहेगा 2 मार्क्स के लिए। अगर पेपर में क्वेश्चन है स्टेट द लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग,
और 3 मास के लिए है तो तीनों राइट करेंगे। तो वहाँ पर इनिशियली हम लोग को लॉ भी राइट करना है, लॉ राइट करने के बाद फ्री इक्वेशंस राइट करनी रहेंगी। कैसे? अब इसी से रिलेटेड है, व्हाट इज एम? तो स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन L। स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल l। यहाँ पर इस कैपिटल M क्या है? वो जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग का, पूरी स्ट्रिंग का मास, और स्मॉल l क्या है? पूरी स्ट्रिंग का लेंथ। यहाँ पर कैपिटल L क्या है? सिर्फ वाइब्रेटिंग लेंथ, जहाँ पर स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कि ये एक सपोर्ट है, ये टेबल हम लोग ने लिए और यहाँ पर एक सपोर्ट लगा है, इस सपोर्ट से वायर लगा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने 2 और सपोर्ट लगाए, तो वायर इस पे से पास हो रहा है ऐसा, और पुली के शीशे से इधर यहाँ पर हम लोग वेट लगा रहे हैं। तो ये जो वायर है, इस वायर की जो टोटल लेंथ है ये है स्मॉल l, ठीक है। और इन दोनों सपोर्ट के बीच में जो वायर है वो वाइब्रेट होगा। यहाँ पर सिंगल लूप बनेगा, या यहीं पर ही डबल लूप बनेगा, या यहीं पर ही ट्रिपल लूप बनेंगे, 4 लूप बनेंगे, जो भी रहेगा, फंडामेंटल, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, सो ऑन। तो इसे कहते हैं हम लोग वाइब्रेटिंग लेंथ। क्या कहते हैं इसे? वाइब्रेटिंग लेंथ। एंड दैट इज अ टोटल लेंथ ऑफ द वायर, और ये टोटल लेंथ है। समझ में आया? तो स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल l। व्हाट इज स्मॉल l? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एंड व्हाट इज कैपिटल M? टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग। अब डेंसिटी और मास में क्या रिलेशन है? व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। और अगर हम लोगों ने एक वायर लिए, उस वायर को हम लोगों ने जूम करे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जूम करे तो ऐसे दिखाई देगा ना। तो यहाँ पर जो वायर है, इस वायर का कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो इस वायर का ये जो बन रहा है, सर्कल बन रहा है, इसका एरिया कितना रहेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना रहेगा? पाई आर स्क्वायर। और इसकी लेंथ हम लोगों ने कंसीडर करे, विच इज स्मॉल एल। कितनी लेंथ है? स्मॉल एल। इसका वॉल्यूम कितना बनेगा? मतलब a इंटू एल, विच इज a कितना है? पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल, ये इसका वॉल्यूम बनेगा, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, देयरफॉर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना हमारे पास? पाई आर स्क्वायर एल है, ठीक है। तो ये पाई आर स्क्वायर एल है। अब इस कंडीशन के अंदर हम लोग जो है मास की लेंथ, ये लेंथ सब हम लोग कंसीडर करें, स्मॉल एल और कैपिटल एल, अगर हम लोगों ने दोनों सेम कंसीडर करें, ये बोथ आर सेम, मतलब टोटल लेंथ भी उतनी है, वाइब्रेटिंग लेंथ भी उतनी है, अगर हम लोगों ने ये कंसीडर करें, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा m अपॉन कैपिटल एल, और ये भी बन जाएगा रो पाई आर स्क्वायर। ये क्या बन गया हमारे पास? मास बन गया। अब इस मास को यहाँ पे पुट अप करेंगे तो क्या मिलेगा? रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एल। कुछ कैंसिल होगा, क्या आएगा यहाँ पर? रो पाई आर स्क्वायर। स्मॉल m को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे? रो पाई आर स्क्वायर से। किससे रिप्लेस करेंगे? रो पाई आर स्क्वायर से। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2l अंडर रूट ऑफ t अपॉन m। और अगर इसके अंदर पुट अप करें तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ रो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, तो आर क्या होगा? आर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पर? n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इंटू रो पाई। ये समझ में आया क्या? तो इस कंडीशन से एक और हम लोग को लॉ मिलेगा, नंबर 4, लॉ ऑफ रेडियस। बाकी सब कांस्टेंट है, तो n और r कौन से प्रोपोर्शन के अंदर हो गए? इनवर्सली, मतलब n1 r1 इज इक्वल टू n2 r2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। थर्ड, बाकी सब कांस्टेंट रखे, डेंसिटी से रिलेशन लगाए, तो डेंसिटी का क्या रिलेशन आएगा? n1 अंडर रूट ऑफ रो 1 इज इक्वल टू n2 अंडर रूट ऑफ रो 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो लिखे हम लोग नीचे, ये न्यूमेरिकल्स के लिए। हार्डली इसके ऊपर क्वेश्चन आए, थ्योरेटिकल तो आएगा, नहीं तो नहीं आता। पेपर में क्वेश्चन आता है, स्टेट द लॉ ऑफ लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, स्टेट द लॉ ऑफ टेंशन ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, स्टेट द लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। इसे हम लोग कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ ना, पूरा राइट करना, लॉ ऑफ।
और यहाँ तक कि हम लोग पेपर में रहता कि स्टेट लॉज ऑफ एब्लिडिंग, तो ये तक की राइटिंग करना 3 मार्क्स के लिए। ये पेपर में नहीं पूछता, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आता। हम लोग को R1 दिया रहेगा, R2 दिया रहेगा, N1 दिया रहेगा, N2 फाइंड करो, या फिर डेंसिटी 1 दी रहेगी, डेंसिटी 2 दी रहेगी, N1 दिया रहेगा, N2 फाइंड करो, एंड सो ऑन। ठीक है मैडम। नेक्स्ट पॉइंट है अपना बिट। अब बिट होती क्या है, तो ये बनती है सुपरपोजिशन से। और सुपरपोजिशन क्या होता है, ये हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्ट में देखे। अगर दो या दो से ज्यादा वेव किसी एक पॉइंट के ऊपर मिलेंगी तो वो अपना अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन कहते हैं। तो ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, इसके अंदर यहाँ पे कितनी वेव मिल रही है, टू वेव्स मिल रही है, हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड, जिनका एम्पलीट्यूड कैसा है, सेम है, एंड वेलोसिटी भी कैसी है, सेम है, बट स्लाइटली डिफरेंस इन देयर फ्रीक्वेंसीज फॉर्म बिट। तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी उसमें क्या है, एकदम स्लाइटली डिफरेंस है, तो उससे क्या बनेगी, बिट फॉर्म होगी। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कि एक ये वेव हम लोगों ने कंसीडर की है लाइक दैट, ठीक है, और एक दूसरी ये वेव हम लोगों ने कंसीडर की है। अब ये जो दोनों वेव्स है, इन दोनों वेव का एम्पलीट्यूड कैसा है, सेम है, राइट। बट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी जो फ्रीक्वेंसीज है, इन फ्रीक्वेंसी के अंदर डिफरेंस लगा देंगे। तो ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है कुछ इस तरीके से, राइट। इनकी फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या है, डिफरेंस है, एम्पलीट्यूड सेम कंसीडर करो। जब ये दोनों वेव एक साथ सुपर इम्पोज होंगी, तो सुपर इम्पोज होने के बाद होगा क्या, कुछ इस टाइप की वेव बनेगी। ठीक है, तो दोनों वेव जब सुपर इम्पोज होंगी, तो सुपर इम्पोज होने के बाद ये वेव और ये वेव दोनों एक साइड सुपर इम्पोज होंगी एक साथ में, तो क्या होंगे, कुछ इस टाइप की वेव बनी है। तो ये जो टाइप की न्यू टाइप की जो वेव बनेगी, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बिट बोलेंगे। अब इस बिट के अंदर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है या मिनिमम है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैसा है, मैक्सिमम है ना, ज्यादा दूर तक जा रहा है मीन पोजीशन से, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये भी वाला भी सेम, इस पॉइंट पर भी। तो ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, ये वाला और ये वाला दोनों, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वैक्सिंग। ठीक है, और जिस पॉइंट के ऊपर एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, मतलब जीरो होगा देखा जाए तो जिस पॉइंट के ऊपर एम्पलीट्यूड जीरो होगा, उसे हम लोग बोलेंगे वैनिंग, विच इज कॉल्ड एज अ वैनिंग। ठीक है, और एक वैक्सिंग और एक वैनिंग, मतलब ये पूरा एक वैक्सिंग और एक वैनिंग मिलकर क्या बनाएंगे, एक बिट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बिट बनाएंगे। और वैक्सिंग एंड वैनिंग फॉर्म अ बिट। द पॉइंट वेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ द बिट इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एज अ वैक्सिंग, एंड द पॉइंट एट विच द एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड इज मिनिमम और जीरो इज कॉल्ड एज अ वैनिंग, एंड वन वैक्सिंग एंड वन वैनिंग फॉर्म अ बिट। इसी के ऊपर से हम लोगों को पीरियड ऑफ बिट भी मिलेगा और बिट फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी। तो पीरियड ऑफ बिट क्या रहेगा, the time required by the waves to complete one bit is called as a period of bit, and frequency of bit क्या होंगे फिर, the number of bit performed by the waves per second is called as a frequency of bit। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, frequency of bit बोलेंगे। ठीक है, तो bit मतलब क्या, due to the superposition of two waves having the same amplitude and velocity but slightly in difference their frequency, then they form a bit। देखो क्या बनाएंगे, बिट बनाएंगे। तो ये बिट कुछ इस तरीके से बनेगी, जिसका अंदर वैक्सिंग और वैनिंग होगा। ठीक है, और यहाँ पे बिट फ्रीक्वेंसी और बिट मिलेगी। अब इसका हम लोगों को एनालिटिकल ट्रीटमेंट भी देखना है साथ में, कि दोनों का हम लोग जैसे सुपर इम्पोज करेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट क्या होगा, और वैनिंग और वैक्सिंग के लिए क्या कंडीशन होगी। अब इसको हम लोग में एक्चुअल में बिट बना के देखते हैं। कॉलेज में बना के देखे होंगे ना बिट, मैम ने बना के बताया होंगे कैसी बनती है बिट। हाँ, सेंसस पे लगाया था क्या,
ये यहाँ पर 700 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने यहाँ पे प्रोड्यूस की है, जिसकी आवाज आ रही है। सेम दूसरा टाइप ओपन करें। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी चूज करेंगे 701। ठीक है, 701 की फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पे, एक है 700 हर्ट्ज की, एक है 701 हर्ट्ज की। तो ये दोनों मिलके क्या बना रही है, ये एक बीट बना रही है। मैक्सिमम मिनिमम, जहाँ पे आवाज नहीं आ रही हो मिनिमम, और जहाँ पे आवाज आ रही हो मैक्सिमम। कम इस तरीके से लाइक दैट ना। तो यहाँ पर क्या है डिफरेंस, हम लोगों ने कितने का रखे, 700 एंड 701, कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो बीट बन रही है वो 1 सेकेंड पर बीट बन रही है ना, पर बीट पर सेकेंड हो रहा है, 1 सेकंड में 1 बीट बन रही है। अगर हम लोग डिफरेंस यहाँ पर 2 का ले ले फॉर एग्जाम्पल, सुना दे रहा है, कितनी बीट बन रही है, 2 बीट बन रही है, क्योंकि हम दोनों ने डिफरेंस कितने का लिया है, 2 का डिफरेंस लिया, तो 2 बीट बन रही है यहाँ पर। अगर हम लोगों ने 5 का डिफरेंस लिया फॉर एग्जाम्पल, तो 1 सेकंड के अंदर 5 बीट बनेगी, फिर अगले सेकंड में 5 बीट बनेगी, देन अगले सेकंड में 5 बीट बनेगी। सुनाई दे रहा है ना ईश्वरी, आ रहा है क्या, सुना है? हाँ, स्पीकर लगाओ, नहीं ना। तो ये क्या है, ये बीट है। एक्चुअल के अंदर बीट का फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग को राइट करनी है, तो बीट की फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर दें। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एन से। ये वेव की फ्रीक्वेंसी सपोज करो कि स्मॉल n1 है, और ये वेव की फ्रीक्वेंसी स्मॉल n2 है, ठीक है, विच इज n1 और n2। अगर ये वेव की फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल है 700 हर्ट्ज, कितनी है, 700 हर्ट्ज, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 705 हर्ट्ज, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये वेव की फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल 705 और ये वेव की फ्रीक्वेंसी है 700, तो यहाँ पर जो बीट बनेगी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अच्छा, इस वेव की फ्रीक्वेंसी है 701, इसकी 700, बीट फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, कितनी रहेगी, 1 होगी ना, 1 बीट पर सेकंड बनेगी। अगर इसकी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी ली 705, इसके लिए 700, कितनी बनेगी, 5 मिलेगी। ठीक है, अब ये भी 705 हो सकता है, ये 700 हो सकता है, मतलब कम ज्यादा दोनों में से किसका भी हो सकता। तो ये हम लोग को मिलेगा n1 माइनस n2। ये माइनस पता है ना क्या रहता, हाँ, तो n1 माइनस n2 रहेगा, मतलब बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर। अगर n1 की वैल्यू बड़ी है तो n1 माइनस n2 राइट करेंगे, अगर n2 की वैल्यू बड़ी है तो n2 माइनस n1 राइट करेंगे। तो बीट फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन क्या आएंगी, कैपिटल N इज इक्वल टू n1 माइनस n2 मिलेगी। तो यही हम लोग को प्रूव करना है, अगर दो वेव सुपर इम्पोज होंगे तो बीट फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, समझा, इज इक्वल टू a साइन 2 पाई nt माइनस x अपॉन लैम्डा एंड y2 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई nt प्लस x अपॉन लैम्डा। ओके, विच आर द टू वेव्स, ये दो वेव्स है हमारे पास है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है या डिफरेंट है, सेम एम्पलीट्यूड है। ठीक है, v इज इक्वल टू एन लेमडा से हम लोग को n और लेमडा दोनों का सेम है, तो हम लोग का एन लेमडा सेम मिलेगा, मतलब v भी सेम मिलेगा, मतलब दोनों की वेलोसिटी कैसी है, सेम है, राइट। तो हम लोग ने अगर यहाँ पर n की वैल्यू बढ़ा दी है तो लेमडा कम हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू कम बढ़ा है तो n की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब n लेमडा का मल्टीप्लीकेशन सेम ही आएगा, मतलब इसकी वेलोसिटी भी कैसी है, सेम है। अब इनसे बीट फॉर्म करना है, तो इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होना चाहिए, इसका डिफरेंस होगा फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे n1 और यहाँ पे राइट करेंगे n2। इसके बाद हम लोग कंसिडर करेंगे, कंसिडर द लिसनर इज वेरी वेरी क्लोज, जो लिसनर है जो कि बीट सुन रहा है उसकी जो डिस्टेंस एकदम क्लोज में है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, x की वैल्यू 0 कंसिडर करेंगे। अगर x 0 हो गया तो इक्वेशन क्या बनेगी, y1 इज इक्वल टू and y2 is equal to
इनटू टी। तो ये दो इक्वेशन को यूज करके उसको हम लोग क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे। तो सुपर इम्पोज के लिए दोनों की एडिशन करेंगे, वेक्टर सम विच इज y1 प्लस y2 विच इज a sin 2 पाई n1t प्लस a sin 2 पाई n2t। ठीक है, दोनों के अंदर a स्मॉल a है, क्या करेंगे इसे हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो अंदर बचेगा a इन ब्रैकेट sin 2 पाई n1t प्लस sin 2 पाई n2t। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर sin c प्लस sin d? 2 sin c प्लस d बाय इंटू cos c माइनस d बाय 2। तो यहाँ पर 2 पाई n1t को एज अ c कंसिडर करेंगे और 2 पाई n2t को एज अ d कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। बोलो a एज इट इज है, फॉर्मूला कहां से स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा sin c प्लस d मतलब 2 पाई n1t प्लस 2 पाई n2t। अब 2 पाई n1t और 2 पाई n2t इन दोनों के अंदर क्या कौन सी क्वांटिटी सेम है? 2 पाई सेम है, इसे कॉमन निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अच्छा t भी कॉमन है तो t को भी कॉमन निकाल दिया, t इधर आ गया। अंदर क्या बचेगा n1 प्लस n2। यहाँ पे रेडी करेंगे 2 पाई n1 प्लस n2 इंटू t डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया क्या? c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 भी है ना, इसलिए हम यहाँ पे क्या राइट करें 2 राइट करें इंटू आगे क्या है cos 2 पाई। समझा क्या? 2 पाई कॉमन ले लिए, टी भी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा n1 माइनस n2 अपॉन 2 बचा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कुछ कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करना है? पुट जो साइन की टर्म है, ये साइन की पूरी टर्म छोड़ के जो भी बचेगा, ठीक है, साइन की जो भी टर्म बचेगी, साइन की टर्म छोड़ के जो भी बचेगा उसे हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कंसिडर करेंगे। तो क्या बच रहा है 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी। तो 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैपिटल है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैपिटल है। हमारे पास दो वैल्यूज है, सपोज करो एक वैल्यू है x1 और एक वैल्यू है x2। अगर हम लोगों ने इन दोनों वैल्यू की एडिशन की है और डिवाइडेड बाय 2 करें, ये कौन सी वैल्यू कहते हैं हम लोग इसे? या फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है 5 ऑब्जर्वेशन है विच इज 2 4 6 8 एंड 10 है ना, ये 5 ऑब्जर्वेशन है। अगर हम लोग ने इन सभी ऑब्जर्वेशन की एडिशन करें और डिवाइडेड बाय 5 करें तो क्या होगा? इसे हम लोग क्या कहते हैं? मीन वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो वैसे इन दोनों की एडिशन करके डिवाइडेड बाय 2 करें तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मीन वैल्यू बोलेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास दो वैल्यूज है, एक है n1 दूसरी है n2, अगर दोनों का प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करें तो हम लोग क्या बोलेंगे? मीन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे इसे हम लोग, विच इज स्मॉल n, विच इज स्मॉल n। तो ये दो कंडीशन हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे। n1 प्लस n2 अपॉन 2 क्या बन जाएगा? n बन जाएगा, और 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 t क्या बन जाएगा? कैपिटल ए बनेगा। तो ये पूरी वैल्यू हम लोग कैपिटल ए पुट करेंगे। तो पहले कैपिटल ए रेडी कर लेते हैं। अंदर क्या बचा? साइन 2 पाई n1 प्लस n2 अपॉन 2 क्या है? n है, तो ये बन गया n और ये t एज इट इज। तो ये मिले हम लोग को रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन a sin 2 पाई nt। अब इसके बाद जो हम लोगों ने कंडीशन कंसीडर की है उसी का यूज करेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन। 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी, ये कंडीशन नंबर 1 फॉर वैक्सिंग। वैक्सिंग के लिए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? मैक्सिमम होगा। एक का एम्पलीट्यूड ए, दूसरे का एम्पलीट्यूड ए, दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? a प्लस ए 2a रहेगा। तो 2a पॉजिटिव में भी रहेगा, 2a निगेटिव में भी रहेगा। तो हम लोग कंसीडर करेंगे फॉर वैक्सिंग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज प्लस माइनस 2a। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज प्लस माइनस 2a। तो यहाँ पर हम लोग ने जो विच इज इक्वल टू द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कंसीडर करें तो a को किससे रिप्लेस करेंगे? प्लस माइनस 2a से रिप्लेस करेंगे। देयरफॉर 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू t इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। ये 2a यहाँ से निकल के डिवाइड में चले जाएगा,
2a/2a कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, cos 2 पाई n1 माइनस n2/2 इंटू टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यस, हाँ कर सकते हैं ना, a sin 2 पाई n को ओमेगा कर सकते हैं, ओमेगा टी भी आएगा तो भी चलेगा। ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास मिली cos 2 पाई n1 माइनस n2/2 इंटू टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। If cos 2 पाई n1 minus n2/2 into t is equal to plus minus 1, then what is the value of 2 पाई n1 minus n2/2 into t is equal to, अगर cos थीटा is equal to plus 1 है तो थीटा कितना रहेगा, कितना रहेगा, cos की वैल्यू 1 कब आती, जब एंगल कितना रहेगा, 0 रहेगा, तो ये हो गया 0। माइनस 1 कब आती, 0 के बाद, ये यहाँ पे 0 पे कितना है, 1 है, 90 पे कितना रहेगा, cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, कितने हो गई, 0 हो गई। इसके बाद माइनस 1 कहाँ पे रहेगा, 180 पे, है ना, विच इज पाई, विच इज पाई। इसके बाद 2 पाई, इसके बाद 3 पाई, देन 4 पाई। तो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो 2 पाई n1 माइनस n2/2 इंटू टी इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल टी। अगर ये पूरी क्वांटिटी 0 होगी तो टी कितना बचेगा, वो भी 0 हो जाएगा ना बेटा, वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ 2 पाई n1 माइनस n2/2 इंटू टी, अगर ये पाई है तो टी कितना आएगा, अगर ये पूरी वैल्यू का हम लोगों ने पाई कंसिडर करें तो ये एन टी की वैल्यू कितनी आएंगी, कितनी आएंगी, ये पाई से ये पाई, ये 2 से ये 2, टी निकालना है, n1 माइनस n2 का चला जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर 1/n1 माइनस n2। इफ 2 पाई n1 माइनस n2/2 इंटू टी इज 2 पाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, पाई से पाई, 2 से 2, यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, डिवाइड में क्या जाएगा, n1 माइनस n2। इफ 2 पाई n1 माइनस n2/2 इंटू टी is 3 pi, then what is the value of t, 3/n1 minus n2। इसका क्या मतलब हुआ कि जो फर्स्ट टाइम वैक्सिंग बनेगा वो 0 टाइम पे बनेगा, मतलब जैसे हम लोगों ने इसको क्लिक करे वैसे वैक्सिंग बनेगा, फिर इतने सेकंड पे वैक्सिंग बनेगा, 1/n1 minus n2 पे वैक्सिंग बनेगा, उसके बाद 2/n1 minus n2 पे वैक्सिंग बनेगा अगला, उसके बाद 3/n1 minus n2 बनेगा, इसके बाद 5 कितना आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4/n1 minus n2, देन, है ना। अगर हम लोगों को 2 वैक्सीन के अंदर का टाइम निकालना है, 2 वैक्सीन मतलब ये पहला वैक्सीन यहाँ बना, दूसरा वैक्सीन यहाँ बना, 2 वैक्सीन के अंदर का टाइम निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, किसी भी 2 की टाइम को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 3 - 2 कर लो, 2 - 1 कर लो, या फिर 1 - 0 करो, है ना। तो देयरफॉर कैपिटल T इज इक्वल टू 1/n1 minus n2 minus 0, कितना आएगा, which is T is equal to 1/n1 minus n2 आएगा, माइनस 0 की कोई वैल्यू नहीं है। What is the relation between time period and frequency, which is in reciprocal, है ना। T के लिखेंगे हम लोग 1/n राइट करेंगे, which is 1/n1 minus n2। If 1/N is equal to 1/n1 minus n2, then what is the value of capital N, which is n1 minus n2। ये कैपिटल N इधर चले जाएगा, n1 माइनस इस साइड आ जाएगा, तो कैपिटल N इज इक्वल टू n1 माइनस n2 मिला। यही हम लोग प्रूफ करना था, मैंने यहाँ लिखा था कैपिटल N इज इक्वल टू n1 माइनस n2। ये प्रूफ करें हम लोगों ने किसके लिए, वैक्सिंग के लिए। अगर ये वैनिंग रहता तो क्या होता, फॉर वैनिंग के लिए एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, वैनिंग पे एम्पलीट्यूड कितना रहता, 0, कितना रहता, आवाज पूरी बंद हो जा रही ना, तो कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो ये एम्पलीट्यूड की जगह हम लोग 0 राइट करेंगे, तो 2a cos 2 पाई
n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू 0. ये 2 डिवाइड में चले जाएगा, 0 अपॉन एनी क्वांटिटी विच इज इक्वल टू दी 0. देयरफॉर cos 2 पाई n1 minus n2 upon 2 into t is equal to 0. If cos theta is equal to 0, then what is the value of theta? cos की वैल्यू 0 कब आती? cos की वैल्यू 0 कब आती? cos 0 की वैल्यू कितने एंगल पे आएंगी? कितने एंगल पर आएंगी? मतलब पाई बाय 2. cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू 0. अगला 0 कहां पर आएगा फिर? अच्छा इधर 180 है, यहाँ पर 180 रहेगा ना. ये 90 है, इसके अपोजिट में क्या रहेगा? 270. 270 मतलब कितना? 3 पाई बाय 2, 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2. तो पाई बाय 2 के बाद क्या आएगा? 3 पाई बाय, देन if 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is pi by 2, then what is the value of t? 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, क्या बचेगा? t is equal to 1 upon n1 minus n2. नहीं, फिर से देखो एक बार. पाई से पाई गया, ये 2 से ये 2 गया, t is equal to क्या बचेगा? 2 n1 minus 1 upon 2 n1 Yes, 1 upon 2 times of n1 minus n2. If this quantity is equal to 3 pi by 2, then what is the value of t? 1 upon 3 1 upon 3 upon 3 2 times of, next क्या आएगा? 5 upon 2 times of n1 minus n2. तो फर्स्ट टाइम वाइंडिंग इतने टाइम में बनेगा, सेकंड टाइम वाइंडिंग इतने टाइम में बनेगा, थर्ड टाइम वाइंडिंग इतने टाइम में बनेगा. किसी भी दो वाइंडिंग का डिफरेंस निकालना है तो क्या आएगा? इन दोनों को मिसमैच करेंगे या फिर इन दोनों का माइनस करेंगे, तो हम लोग ये दोनों का माइनस कर लेते हैं. तो कैपिटल टी इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ n1 माइनस n2 माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ n1 माइनस n2. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा? 3 माइनस 1 2 हो जाएगा. तो 2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ, कुछ होगा यहाँ पर? 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? और 1 टी की वैल्यू क्या रहती? तो 1 अपॉन n कितना आएगा? 1 अपॉन n1 माइनस n2, तो n कितना आएगा? यही प्रूफ करना था. तो वैक्सिंग के लिए भी उतना ही आएगा और वाइनिंग के लिए भी उतना ही आएगा. ठीक है, राइट.